हेलो क्लास। चलिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उस पे डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस मल्टीपल क्वेश्चंस पे। तो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो चलिए, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पैराग्राफ। Sorry. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scourging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. मैं साहिब से पूछती हूँ वाई डू यू डू दिस, मीन्स जो नरेटर, जो हमारी ऑथर है, वो साहिब से पूछते हैं कि वो ये गार्बेज पिकिंग का काम क्यों करता है। जब भी वो उसका जब उसका सामना होता है सुबह सुबह, जब वो गार्बेज डंप में गोल्ड मीन्स गार्बेज को ढूंढ रहा होता है। साहिब जो है बहुत समय पहले ही अपना घर बार छोड़कर आ गया है, जो ढाका बांग्लादेश में, ढाका कहाँ पे था, बांग्लादेश में, जो उसके ग्रीन फील्ड्स थे वो उन्हें छोड़ छाड़ कर आ गया है। और अब एक डिस्टेंट मेमोरी मीन्स जो उसकी यादें हैं, जो उसकी घर की पुरानी यादें, वो उनको लगभग भूल चुका है। तो ये है वो पैराग्राफ। देखते हैं क्या क्वेश्चंस है और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Why do you do this is the question asked by the author to। ये जो क्वेश्चन है, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऑथर ने ये क्वेश्चन किससे पूछा है? बैंगल सेलर से, महेश से, साहिब से, साहिब्स मदर या साहिब की मां से। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी पैराग्राफ का, साहिब्स प्रोफेशन वाज दैट ऑफ अ। साहिब का जो प्रोफेशन था मींस कार्य, ठीक है ना, वो क्या था, साहिब क्या काम करता था? कुक का, रैक पिकिंग का, बेंगल सेलर का या ड्राइवर का? इनमें से चारों में से साहब का प्रोफेशन क्या था, यानी वो कौन सा काम किया करता था? बिफोर कमिंग टू दिल्ली वेयर डिड साहिब लिव? दिल्ली आने से पहले साहिब कहां पे रहता था? थर्ड क्वेश्चन आपका है। चॉइसेस हैं आपके, बंगाल, बनारस, बिहार, ढाका। इन चारों में से कहां रहा करता था दिल्ली रहने से पहले? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन द एक्सट्रैक्ट स्कॉर्जिंग मींस द सेम एज। एक्सट्रैक्ट में स्कॉर्जिंग का मतलब क्या है, उसका सिनोनिम क्या है? डिजायर, सीकिंग और लुकिंग, ऑफर या फिर रिसीव। पहला ऑप्शन है आपका डिजायर, दूसरा ऑप्शन है सीकिंग और लुकिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑफर और चौथा ऑप्शन है आपका रिसीव। इसमें जो स्कॉर्जिंग का मतलब है, एवरी मॉर्निंग स्कॉर्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड। याद रखिएगा क्या मतलब निकल कर आ रहा है, गार्बेज डम में वो सोना ढूंढा करता था, ठीक है ना। आई होप आपको हिंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Second paragraph क्या है? Sorry, तबीयत इशू। After months of knowing him, यानी काफी महीने की जान पहचान के बाद, मैंने उसका मीन्स उसे देखने के बाद वो उसका नाम पूछती है। वो क्या, ही अनाउंसेस, वो क्या अनाउंस मीन्स वो बताता है, यहाँ पे घोषणा में समय वो बताता है साहिब आलम, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हालांकि उसे अपने इस नाम का मतलब नहीं पता होता, अगर पता होता तो शायद वो उस पर भरोसा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपने नाम का मतलब ना जानते हुए
वो सड़कों पे इधर उधर घूमता है, इधर उधर घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो ऑथर और उसके फ्रेंड्स है किसकी तरह दिखाई देते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, है ना, अगर ऑप्शन में ये आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह दिखाई देते हैं और डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं शाम को। काफी महीनों के बाद मैं उन सबको पहचानने भी लगी थी, मीन्स अब बाय शक्ल वो उनको देखने समझने मीन्स जानने पहचानने लगी थी। एक जन से वो पूछती भी है, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने अपनी चप्पल क्यों नहीं पहनी है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो वो सिंपली कह देता है, बहुत ही सरल भाषा में कह देता है, मेरी मदर ने शेल्फ से नीचे उतार के मुझे नहीं दिए। यानी वो एक्सक्यूज देता है, बहाना देता है, क्योंकि उसे अपनी पॉवर्टी पे, अपनी गरीबी पे शर्मिंदगी होती है, इसी वजह से वो इस तरह का एक्सक्यूज दे देता है। ये है आपका पैराग्राफ। अब कौन से मल्टीपल क्वेश्चंस जनरेट हुए वो हम देखते हैं। Why was the name of the sorry, what was the name of the rag picker? Rag picker का क्या नाम रहता है? मुकेश, साहिब आलम, महेश, none of these. रैग पिकर का, कचरे उठाने वाले का क्या नाम रहता है? मुकेश, साहिब आलम, महेश, या इनमें से कोई नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रीजन फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल बाय वन ऑफ द रैग पिकर्स? एक जन क्या रीजन बताता है कि उस रैग पिकर कि उसने चप्पल क्यों नहीं पहनी, वो रीजन क्या बताता है? इट वॉज टॉर्न आउट, इट वॉज लॉस्ट, इट वॉज एट द शेल्फ, इट वॉज अंडर द बेड। तो एक ये बताता है कि मींस उसकी चप्पलें फट गई हैं, उसने उन्हें, दूसरी वजह है खो गई हैं, तीसरा बता देता है वो शेल्फ में पड़ी हुई है, और एक बता देता है बेड के अंदर है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड साहिब टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिलीव इन? साहिब को क्या चीज भरोसा, मीन्स ऐसी कौन सी बात है जिसे भरोसा करने में उसे समय लगेगा? His perpetual state of poverty, his condition as being, that he lives in Simapuri, meaning of his साहिब आलम। इन चारों में से वो कौन सी बात है जिसका भरोसा करने में उसे सबसे ज्यादा लंबे समय लगेगा, या जिसका वो भरोसा नहीं, शायद नहीं कर पाएगा? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अपोजिट टू स्टे। स्टे का अपोजिट बताना है आपको। रोम, बेयरफुट, यूनिवर्स, या रिकॉग्नाइज। इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्टे वर्ड का अपोजिट होगा? है ना, स्टे वर्ड का अपोजिट बताना, सिमिलर नहीं बताना। चलिए, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, अब हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। My acquaintances with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place of the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. Its structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. तो चलिए, पैराग्राफ बेसिकली ये बता रहा है कि एक्वेंटेंस, जब उसकी जान पहचान होती है इन नंगे पांव झुग्गी झोपड़ी मीन्स कचरा उठाने वालों से, जो कि सीमापुरी में रहते हैं, जो कि दिल्ली के बाहर का ही एक इलाका है जो थोड़ी सी माइल से दूर है। वहां पे ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आते हैं। साहिब की फैमिली ही भी उनमें से बिलोंग करती है। सीमापुरी जो था पूरा एक तरह से जंगल था, लेकिन अब खाली नहीं था। वहां पे मिट्टी के बने
टिन के बने छत से वो पूरा कवर हो चुका था। हालांकि वहां पे जो सीवेज था, ड्रेनेज और रनिंग वाटर की फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी, और लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहा करते थे। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, जो कॉलोनी है रैग पिकर्स की, बस्ती, वो कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे बसी हुई है? साउथ ऑफ दिल्ली, मंगोलपुरी में, जहांगीरपुरी में, या सीमापुरी में? कहां पे जो रैग पिकर्स की बस्ती है बसी हुई है? पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द स्क्वाटर्स इन सीमापुरी लिव्स अंडर व्हाट कंडीशन? किन कंडीशंस में सीमापुरी के लोग रहते थे? दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्लिट वाले स्ट्रक्चर्स में। रूफ वर मेड ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, जो रूफ थी, जो छतें थी, वो टिन और टर्पोलिन की बनी हुई थी। दे वर डिवॉइड ऑफ सीवेज फैसिलिटी, सीवेज की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। तो चलिए मेटाफोरिकली देखते हैं कि क्या चीज है। जो ये है कि दिल्ली, सीमापुरी ऐसी जगह जो दिल्ली से है, ठीक है ना? तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? मेटाफोर यूज किया गया है, एंथिसिस किया गया है, सिमिली यूज किया गया है, या आयरनी? इन चारों में से क्या है? मेटाफोर है, एंथिसिस है, सिमिली है, या आयरनी? कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में यूज हुआ गया है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश इन द एक्सट्रैक्ट मींस सेम एज बॉर्डर। ये जो चार वर्ड्स है, इनका एग्जाम मीन सेम मीन करता है बॉर्डर से। पेरिफेरी, स्क्वाटर्स, डिवोइड, बेयरफुट, चारों का देखिएगा डिक्शनरी में, जो भी करेक्ट होगा वो बॉर्डर से आ जाएगा, है ना? अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। Sorry. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for his bangles. Every other family in Firozabad engaged in making bangles. It is the center of India glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, molding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. चलिए, फोर्थ पैराग्राफ है आपका, I will learn to drive a car, मैं ड्राइव करना सीखूंगा। He answers, looking straight into my eye, ये बोलते वक्त वो सीधा मेरी आंखों में देखता है। कौन देखता है? मुकेश बोलता है ये लाइन, और किसकी आंखों में देखता है? ऑथर, नरेटर की आंखों में। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town, फिरोजाबाद। ये जो उसका सपना एक तरह से मिराज की तरह काम करता है। जो फिरोजाबाद के लोग मींस वहां पे हैं, जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए, मींस जो फिरोजाबाद की जो धूल भरी डस्ट है, उसमें ये जो उसका सपना है मिराज के रूप में खड़ा हो जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर एक फैमिली फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के काम में जुड़ी हुई है। इंडिया का ये एक तरह से सेंटर है जहां पे इंडिया ग्लास ब्लोइंग मींस मेकिंग का कंपनी चलती है। यहाँ पे काफी सारी ऐसी फैमिलीज जिनका जनरेशन किस में बीता है? बैंगल मेकिंग में ही बीता है, ठीक है ना? फर्नेसेस में के इर्द गिर्द घूमा है, भट्टी के और के चारों तरफ घूमा है। उन्होंने अपना बचपन भट्टी में गुजारा है, ग्लास को पिघलाते हुए बनाया है, ग्लास पिघलते हुए ग्लास से कांच की चूड़ियां बनाते हुए, ऐसे ही इनका बचपन बीता है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? पहला क्वेश्चन है आपका, फार्मर की, रैग पिकर की, बैंगल मेकर की, या मोटर मैकेनिक की? इन चारों में से
कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है मुकेश? सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन विच टाउन ऑफ इंडिया डज द बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश? इंडिया के कौन से शहर में जो बैंगल इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश, वो फलती फूलती जा रही है, मींस बढ़ती जा रही है? फिरोजीपुर, फिरोजाबाद, फिरोजगढ़, फरखुंदाबाद, मींस इन फरखुंदाबाद, इन चारों में से कहां पे बैंगल इंडस्ट्री फ्लरिश बढ़ती हुई जा रही है? थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट लूम्स लाइक अ मिराज मींस, जो ये फ्रेज है लूम्स लाइक अ मिराज, इसका मतलब क्या है? अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, सर्टेनिटी ऑफ इवेंट, सराउंडेड बाय फैंटेसीज, या फिर इल्यूजन। इन चारों में से कौन का मतलब क्या निकल कर आता है? लूम्स लाइक अ मिराज। मिराज आपने पढ़ा भी है साइंस में ना, आपको आ जाएगा समझ में आएगा। फोर्थ है आपका, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस सिमिलर टू पुल? ड्रेज्ड, बीटन, एंगेज्ड, एडमिस्ड। सिमिलर वर्ड बताना है पुल का। पुल का क्या मतलब निकलता है? ड्रैग्ड, ड्रेज बोल दी मैंने, सॉरी तबियत के कारण। ड्रैग्ड, बीटन, एंगेज्ड या एडमिस्ड। इन चारों में से पुल का क्या मतलब निकलता है? ड्रैग्ड निकलता है, बीटन या एंगेज या एडमिस्ड। ठीक, अब फिफ्थ पैराग्राफ में आते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, none of them know that it is illegal for children like him, यहां प्लीज सुधार लीजिएगा, यहां पे LIKE, like him, to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मुकेश की फैमिली जो है उन्हीं में से एक है। हर कोई, none of them know, किसी को नहीं पता था कि children like him, एक तरह से जो बच्चे हैं मुकेश की तरह ही और भी बच्चों का इन ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर्स में काम करना गैर कानूनी है। इनके सेल्स बहुत ही डेंजरस रहते हैं, जहां पे ना एयर होती है ना लाइट होती है, और इनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। और अगर लगभग 20,000 बच्चे हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं, डे लाइट आवर्स में अपने दिन का समय वो भट्टी में गुजारते हैं, अंधेरे में भी वो इसी का काम करते हैं, और इसी वजह से जो उनकी आंखों की रोशनी है वो गायब हो जाती है। पैराग्राफ ये है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। Why do children working in furnaces often lose their eyesight? क्यों बच्चे जो फर्नेसेस में भट्टी में काम करते हैं अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं? Because they have to work in high temperature, क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है हाई टेम्परेचर में। Because furnaces lack air and light, क्योंकि इन फर्नेसेस में हवा और पानी, हवा और रोशनी की कमी रहती है। Because furnaces are situated at a distant place, क्योंकि ये जो फर्नेसेस हैं बहुत ही डिस्टेंट प्लेस में बने होते, या फिर दूर जगह में बने होते, या फिर ए और बी, ऑप्शन ए या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन, ठीक है ना? इनमें से कौन सा ऑप्शन, ए बी वाला, ये डी ऑप्शन, या फिर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, या फिर सी ऑप्शन, कौन सा? पैराग्राफ आपको समझाया, स्टोरी भी आपको पता, आपको पता ही होगा कौन सा ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन वर्क्ड टू मेक बैंगल्स? कैसी कंडीशंस रहती हैं बच्चों की जहां पे वो ये बैंगल मेकिंग का काम करते हैं? डार्क एंड वेरी हॉट, अंधेरे वाली और काफी गर्मी वाली। There were no windows, किसी भी प्रकार की कोई विंडो रहती नहीं है, एंड ये पता नहीं कहां से कोई चीटा आ गया था। Very cramped place, काफी सिकड़ी हुई जगह। All of the above, पूरे तीनों ऑप्शन, ठीक है ना? कैसी कंडीशंस रहती हैं आपको बताना। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। हाँ, तो अगला क्या था, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलिए, इफ लॉज were to be enforced, it would bring about change and relief in the lives of about. Relief in the lives of about means अगर जब लॉ को enforce किया जाए, लागू किया जाएगा, enforced मतलब लागू करना, तो किस तरह से चेंजेस हो जाएंगे और क्या रिलीफ मिलेगा कितने बच्चों को? लगभग 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 100 बच्चे या कुछ हजार बच्चे। ठीक है ना, ये डिस्कस पहले ही हो चुका है कितनी बार, आप बस इजीली आप बता देंगे। डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सिमिलर टू डार्क। इन चारों में से किसका मतलब रहता है डार्क, अंधेरा? डिंजी, बीम, चोट या क्रम्बिंग? कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका एक्सट्रैक्ट मीनिंग ये निकल कर आ रहा है डार्क? ठीक, आई होप आपको ये आ गया होगा, कोई छोटा नहीं होगा। अब अगले में आते हैं, 6th पैराग्राफ में। Savita, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped make. It symbolizes an Indian woman's suhags, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. सविता जो कि एक यंग गर्ल है जिसने ड्रैप पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, सिट्स अलोंग साइड, वो बगल में बैठी है एक बुजुर्ग में बुजुर्ग महिला के, एल्डरली वुमेन के। एल्डरली माने क्या होता है? बड़े बुजुर्ग, है ना, जो उम्र में हमसे बड़े रहते हैं। ग्लास बेच रही होती है, का काम कर रही होती है, उसके हैंड्स मैकेनिकली मूव कर रहे होते हैं जैसे कि मशीन करती है। मैं ऑथर जो है वंडर करने लगे, आई वंडर से यहाँ पे कौन वंडर कर रहा है? ऑथर। आई वंडर यहाँ पे ऑथर कि क्या वो इन जो बैंगल्स की सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, जो महत्वपूर्ण है, धर्म से जो रिलेटेड बात है, क्या वो जानती है? क्योंकि ये इंडियन वुमेन का सुहाग को रिप्रेजेंट करती है, एक बहुत बड़ी चीज होती है मैरिज में। ये सडन अचानक से एक दिन उसके जीवन में ये दिन आएगा ही जब उसका जो सर है वो ड्रेप्ड मींस जो पर्दा है, जो चुन्नी है, उससे रेड वेल से ढक दिया जाएगा। हर उसके जो हाथ है डाई रेड मींस लाल रंग से, मेहंदी का जो डाई रेड हीना से रंग दिया जाएगा, और लाल रंग की चूड़ियां उसके रिस्ट में, उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। ठीक, ये है पैराग्राफ। अब आगे करते हैं। Which of the objects below best serves as a symbol of an Indian woman's सुहाग? नीचे दिए हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, सबसे उपयुक्त कौन सा वो ऑब्जेक्ट है जो कि सिंबल करता है, सिंबलाइज करता है इंडियन वुमेन के सुहाग को? बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है ना, इन चारों में से कौन सी चीज है जो बेस्ट सर्व करता है एज अ सिंबल ऑफ सुहाग? सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑथर सी सविता? ऑथर सविता को कहां, ऑथर ने सविता को कहां देखा होता है? इन वन ऑफ द लेन्स वेयर बैंगल मेकर्स लिव, उन्हीं गली नुक्कड़ों में जहां पे बैंगल मेकर्स रहते हैं। लेन माने क्या होता है? गली। इन अ फार्म, फार्म में। इन वन ऑफ द शॉप, क्या कहते हैं, एक दुकान में। नन ऑफ द अबव, इनमें से कहीं नहीं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सविता यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर। सविता एक ऐसी यंग गर्ल है जिसे ऑथर ने
देखा होता है क्या करते हुए? वॉशिंग क्लोथ्स, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, एम्ब्रॉयडरिंग अ शीट, स्टिचिंग क्लोथ्स। इन चारों में से कौन सा काम करते हुए ऑथर ने सविता को देखा होता है? अब लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, डैश इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स सिमिलर टू वर्च्यू। कौन सा एक्सट्रैक्ट मीन निकल कर आया वर्च्यू का? सैंक्टिटी, सोल्डरिंग, ऑस्पिशियसनेस या ड्रेन्ड। इन चारों में से कौन सा रहेगा सिमिलर टू वर्च्यू? चलिए सेवेंथ लास्ट अगर हम कहें इस अभी इस पीडीएफ फाइल का, वैसे तो बहुत सारे होंगे। लिसनिंग टू देम आई सी two distinct words, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other are vicious circle of the sahukas, the middleman, the policeman, the politician. Listening to them, I see. जब उनकी बातें मैंने सुनी, किसने सुनी? ऑथर ने जब बात सुनी तब उसको दिखाई देती हैं दो अलग तरह की दुनिया, जिसमें एक फैमिली फंसी हुई है किसके जाल में? गरीबी में, कास्ट के, है ना, उस कास्ट में जिसमें उन्होंने बॉर्न किया है। दूसरा है, सॉरी, वो जो कि विशियस सर्कल बनाते हैं, जो कि कौन बनाते हैं? साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, आई होप ये आ गया होगा आपको समझ में। Who are the people who have formed the vicious circle of the bangle makers? किसने, कौन है वो लोग जिन्होंने vicious circle बनाया है बैंगल मेकर्स के लिए? पॉलिटिशियंस ने, साहूकार्स ने, पुलिसमैन ने, या इन सभी ने? दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द फ्रेज वेब ऑफ पॉवर्टी। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है ये जो फ्रेज है वेब ऑफ पॉवर्टी। पन, हाइपरबोल, मेटाफोर, सिमिली, कौन सा ये लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? थर्ड है आपका, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स द ऑथर टॉक्स अबाउट। कौन सी ऐसी दो दुनिया है जिनके बारे में ऑथर बताती है? स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी, ड्रीम ऑफ मुकेश टू बी अ मोटर मैकेनिक, विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन एंड पुलिसमैन, या फिर ए और सी? कौन सी दो दुनिया के बारे में बात कर रही है ऑथर? फोर्थ है आपका, स्टिग्मा का सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड आपको बताना है। डिस्ग्रेस, प्रेज, क्लैमर या कोजेंट, कौन सा है वो वर्ड? आई होप आपको आ गया होगा। ये चारों पढ़िएगा, सॉल्व आप ही को करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इनके आंसर्स व्हाट्सएप में दे दिए जाएंगे, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शंस भी आपको व्हाट्सएप में दे दिए जाएंगे। आई होप आपको ये 7 पैराग्राफ्स वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।